गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये शास्त्र विधि उत्सृते वर्तते काम करता न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। यानी कि कह रहे हैं, जो शास्त्रों की अवहेलना करके अपने मन मानने ढंग से कार्य करता है उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलती है, न परम गति मिलती है। क्योंकि हम सभी नियमों के अंतर्गत सब बंधे हुए हैं। जैसे कि मैं हर एक को बताता रहता हूं कि हमारा जो व्हीकल का यह नियम है कि हमें सबको लेफ्ट ही चलना है, यदि हम राइट चलेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। इसी तरीके से यदि हम शास्त्रों के नियम के अंतर्गत चलेंगे तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, मेरे दो ही उद्देश्य हैं, घर घर में गीता का प्रचार करना और ज्योतिष का सही ज्ञान घर घर फैलाना। क्योंकि इतनी पवित्र विद्या है, ये जो हमारी ग्रह स्थिति बैठती है, ये क्या है, जो हम कर्म करके आए हैं उन कर्मों के अनुसार जातक को एक ग्रह चाल में पैदा कर दिया है, फिर उसी हिसाब से उसको धन, संपदा, मान, अपमान, हर चीज स्वतः ही मिलती रहती है। तो परमपिता परमेश्वर ने एक आशीर्वाद दिया कि हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, हम कुंडली के द्वारा हम देख सकते हैं। मेरा जो मेन मकसद घर घर में ज्योतिष फैलाने ये है कि अगर आप 30 साल पहले जाएंगे तो बीच में ये ज्ञान लुप्त हो गया था। ये ज्ञान फिर बड़े पढ़े लिखे जो पर्सनैलिटी है उन्होंने मेहनत करी, शास्त्रों को खंगाला, फिर उनमें रिसर्च करी क्या ये सही है या नहीं है। आपको एक बात और बता दूं, इस पर सबसे बड़ा मैं सहयोग मानता हूं श्री के एन राव जी का, जो कि इस विश्व के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर है। उन्होंने स्कूल खोला, पढ़े लिखे अपने साथ प्रोफेसर लगाए, फिर उन ग्रंथों के द्वारा कि हमारे क्या कहते हैं ग्रंथ, कितना सत्य है कितना असत्य है। क्योंकि आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब हम किताबों से ज्योतिष सीखते हैं हमारे दिमाग पे ये रहता है कि जो भी संस्कृत में लिखा हुआ है वो सारा सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें उसके नियम सीखने हैं, फिर हम उन्हें नियम को फॉलो करने हैं, फिर हमें कम से कम लगभग 45-50 दशाएं हैं, जैसे कि अष्टावर्ग है, चर है, आचार्य है, योगिनी है। लेकिन ये जो समय चल रहा है, ऋषि पाराशर जी कहते हैं इसमें केवल नक्षत्र वाली ही दशा काम करेगी, जिसे हम कहते हैं विषोंतरी दशा। कहते हैं ना कि जातक कौन से बच्चे कौन से जन्म में कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ। तो मैंने आपको पहले बताया था, बीच में किसी कारणवश मैं कुंडली नहीं बना पाया था। मैंने आपको बताया था कि 80 कुंडली के माध्यम से आपको ज्योतिष को पूर्ण सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले हम नियम सीखेंगे, फिर हम उन नियमों को ही उन कुंडली में लगाएंगे और एकत्रित होके आप अपने पड़ोसियों का जिसका भी चाहे उन्हीं नियम के अंतर्गत आप प्रेडिक्शन निकालेंगे। जैसे कि मैंने पहले जो मैंने लिखा है पार्ट 1 में बताया था, हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी कुंडली के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं, कौन से मारक होते हैं। फिर हमने जो टिप्पणी करी है, जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं उनको मैंने ये भी लिखा है। हम जब भी सफल हो सकते हैं कि जब हम पहले प्रारंभिक नियम सीखें, उनमें कंट्रोवर्सियां में। ऋषि पाराशर जी कहते हैं हमेशा अपनी बुद्धि जरूर लगाए। श्री केन राव जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कुंडली अपना सीखो, अपने याद करो। जैसे महात्मा गांधी की क्या था चार्ट, राजीव गांधी का क्या था, इंदिरा गांधी क्या था। कोई अगर तुम किसी चीज को चाहते हो कि किसी डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ टाइम उन्हें याद करो, फिर आपको उस वजह से फलित निकालने में बड़ी आसानी होगी। आपको पता लग जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि गुरु 2nd हाउस में वक्री होकर बैठे हैं, तो ये लघु पाराशर होरा शास्त्र का नियम है। कोई भी ग्रह अगर 2nd हाउस में वक्री होकर बैठ जाता है या कहीं भी जाके वक्री हो जाता है, तो हम उसे बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसे जातक के पास धन आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। सपोज कर लो 10th हाउस में कोई वक्री ग्रह बैठे हैं या उसका लॉर्ड वक्री हो जाता है, हम कह सकते हैं कि इसका जो कारोबार कभी अप कभी डाउन जाता रहेगा। आओ मैं फिर बताता हूं तुला लग्न के लिए। पहले हमने 6 लग्न के लिए बताया था, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। आप इनके नोट्स बनाने आपको चाहिए। ये उन्हीं को समर्पित है जो कुंडली को बारीकी से देखना चाहते हैं। देखिए मैंने लिखा लग्न, अशुभ ग्रह, शुभ ग्रह, मारक ग्रह, राजयोग, टिप्पणी।
मैंने लिखा इस पे, क्योंकि 6 लग्नों की हम चर्चा कर चुके हैं, मैंने लिखा इस पर तुला लग्न, यानी कि 7 नंबर का लग्न। इनके लिए पहले बता रहा हूं, अब भी बता रहा हूं, बहुत से कहते हैं अब रिपीट कर रहे हो, रिपीट करना पड़ता है पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 ग्रह होते हैं, शुभ और अशुभ। तो अब देखिए इनके अनुसार अशुभ ग्रह कौन सी है। इनके अशुभ ग्रह है बृहस्पति, मंगल, सूर्य, जो इन्हें हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे। इन्हें कौन सा फायदा उठाएंगे, फायदा देंगे शुभ ग्रह है इनके लिए शनि, बुध, क्योंकि शनि तुला लग्न के लिए योग कारक बन जाता है, यानी कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। थोड़ा थोड़ा ज्योतिष पढ़ो, केवल आध घंटे अगर आपने देना चालू कर दिया, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप एक अच्छे एस्ट्रोलर बन जाएंगे। अच्छा, फिर कहते हैं इस पे मारक ग्रह कौन से हैं। इस पे मारक ग्रह हैं मंगल, बृहस्पति, शुक्र, ये मारक है। अच्छा, राजयोग कौन बनाते हैं, शनि और बुध, शुक्र चंद्र में बुध। यदि कहीं भी ये एक साथ बैठ जाएंगे तो राजयोग बनाएंगे। राजयोग में क्या होता है, धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। धन योग में केवल धन प्राप्त होता है। फिर हमने क्या लिखा, जो हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं शुक्र संभाव है, क्योंकि शुक्र की राशि एक 6 हाउस में स्थिति है, तो हम कह रहे हैं शुक्र संभाव है। बृहस्पति आप और बृहस्पति और पाप ग्रह के साथ कारक बन जाता है, क्योंकि तुला लग्न की अगर दोनों राशि देखेंगे तो उनके प्लेसमेंट सही नहीं है। एक 3rd हाउस का स्वामी हो जाता है, एक 6th हाउस का स्वामी हो जाता है। अब आते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। बृहस्पति में अशुभ ग्रह बुध, शुक्र, शनि। शुभ ग्रह है बृहस्पति, चंद्रमा। आप अगर देखेंगे ये वृश्चिक लग्न में बृहस्पति की 2 राशि होती है, 9 और 12। तो बृहस्पति धन भाव का स्वामी हो गया, पंचमेश हो गया। पंचमेश कौन, त्रिकोण का स्वामी हो गया। धन भाव का स्वामी गुरु हो गया। यदि बृहस्पति किसी कारणवश में उच्च का होकर बैठ जाए तो आप उंगली करके कह देंगे, कहा होगा 9th हाउस में, आप कह देंगे कि ऐसा जातक धनवान होगा, अच्छी एजुकेशन होगी और उसका भाग्य उदय संतान के बाद होगा। कैसे होगा, क्योंकि पंचमेश 9th हाउस में जाके बैठ गया। अच्छा, अब आते हैं मेरे मारक ग्रह। मारक बुध वे अन्य पाप ग्रह मारक बना देता है बुध। अच्छा, राजयोग किस किस का बनता है, सूर्य और चंद्रमा। क्यों बन जाता है, चंद्रमा इसका भाग्येश है और सूर्य इनका 10th हाउस का स्वामी है। 10th हाउस जो होता है केंद्र में सबसे महान होता है और चंद्रमा जो कि 9th हाउस का स्वामी है वो त्रिकोण में सबसे बलिष्ठ हो जाता है। जब ये एक साथ बैठ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं राजयोग, यानी कि लक्ष्मी जी का और नारायण का एक साथ होना। अच्छा जी, अब कहते हैं बृहस्पति मारक है और मंगल सम है। क्यों कह रहे हैं, बृहस्पति को हमने शुभ तो लिया, क्यों लिया, क्योंकि बृहस्पति धन और पंचमेश है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि धनेश और सप्तमेश मारक भी बनाते हैं। अब आते हैं हम 9 नंबर के लग्न में, यानी कि बृहस्पति के लग्न में। इनमें जो अशुभ ग्रह है वो है शुक्र, शनि और बुध। मैं इन्हें अगर आपके समझ में ना आए तो आप मुझे लिख के भेजें, मैं इनके आपको चार्ट बना के भी समझा दूंगा। अब जैसे मंगल और सूर्य ये शुभ ग्रह हैं। मारक ग्रह कौन कौन से हैं, शुक्र और शनि। राजयोग कौन कौन से बनाएंगे, सूर्य, क्योंकि सूर्य कौन है, पंचमेश है। बुध, मंगल, बृहस्पति, सूर्य प्लस मंगल ये राजयोग बना देंगे। फिर क्या कहते हैं, टिप्पणी क्या लिखी, शनि मारक का कार्य नहीं करता और बृहस्पति संभाव है, क्योंकि बृहस्पति धन और 3rd हाउस का स्वामी होने के कारण। अब आते हैं हम मकर लग्न में। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो शुक्र के लग्न होते हैं उनके लिए शनि वो योग कारक बन जाता है। जो शनि के होते हैं उनमें शुक्र होता है शनि। ये हमेशा ध्यान करने वाली बात होती है, क्योंकि एक राशि केंद्र में और एक त्रिकोण में बन जाती है। अब आते हैं मकर में, जैसे बृहस्पति अशुभ ग्रह है, क्योंकि बृहस्पति 12th हाउस का भी स्वामी है, चंद्रमा और मंगल। अच्छा, इनमें शुभ ग्रह है कौन कौन से हैं, एक तो बुद्धि हो गया और एक शुक्र हो गया, क्योंकि शुक्र इस लग्न के लिए योग कारक है। यदि हम वैसे देखें तो 2, 6, 10 यानी कि बुध इनका भाग्येश भी है और
केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर यदि किसी स्थान में बैठ जाते हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठ जाते हैं, तो बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है। राजयोग में धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा हर चीज प्राप्त होती है। अब आते हैं मारक ग्रह में। मंगल और बृहस्पति इसके लिए मारक ग्रह हैं, क्योंकि 10, 11, 12 बृहस्पति 3rd हाउस का स्वामी हो गया और 12th हाउस का स्वामी हो गया। अच्छा, शुक्र, वे शुक्र बुध राजयोग बनाते हैं। सूर्य सम है, शनि मारक का कार्य नहीं करता। क्योंकि शनि मारक का कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि शनि स्वयं एक लग्नेश भी है। अब आ जाते हैं कुंभ। कुंभ के लिए अशुभ ग्रह है बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल। ध्यान रखना, कुछ लग्न ऐसे होते हैं जिनके लिए धनेश और गेन भाव के स्वामी एक ही बन जाते हैं। जैसे कि सिंह लग्न 5 नंबर का लग्न, उसके लिए बुध गेन का भी हो गया, धन भाव का भी स्वामी हो गया। इसी तरह जो कुंभ लग्न है, जो अच्छा ज्योतिषाचार्य होता है, वो धन की दृष्टि से गुरु को देखेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु धन भाव का स्वामी हो गया और एकादश भाव का स्वामी हो गया। एकादश भाव मैं भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, लेकिन गेन करवाते हैं, धन दिवाते हैं। अब आइए शुभ ग्रह में। मैंने बताया शनि, क्योंकि लग्नेश है, उसे तो रक्षा करनी है, उसे हर कार्य सफलता भी देनी है। और शुक्र, क्योंकि शुक्र आपका योग कारक है। अच्छा, मारक ग्रह है। मारक ग्रह है इनमें बृहस्पति, आपको बताया था बृहस्पति धन के लिए शुभ होता है, एकादश होने के कारण वो हेल्थ के लिए शुभ नहीं होता। बृहस्पति, सूर्य, मंगल, क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, इसमें कोई सारे फंडे क्लियर हैं, क्योंकि सप्तमेश मार्केश बनाते हैं। अच्छा, राजयोग कारक क्या है? शुक्र मंगल एक साथ बैठ जाए या बुध बैठ जाए। अच्छा, फिर इस पर टिप्पणी में लिखा है बुध अष्टमेश में पंचमेश होने से संभाव है, क्योंकि केंद्र या त्रिकोण की कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यदि मूल त्रिकोण राशि पड़ जाती है तो उसमें अष्टमेश का, द्वादश का उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो शुभता की तरफ अक्सर हो जाती हैं। अब आते हैं हम मीन लग्न। मीन लग्न है कुल मिला के बृहस्पति महाराज का। इनके लिए जो अशुभ ग्रह है वो है शनि। क्यों? क्योंकि 12 अगर हम चले जाएंगे तो शनि बनेंगे 12th हाउस के और गेन हाउस के स्वामी। धन के लिए शुभ, लेकिन हेल्थ के लिए शुभ नहीं। शुक्र, क्योंकि शुक्र की दोनों राशि ही एक 3rd हाउस में पड़ जाती है और एक दूसरे स्थान में पड़ जाती है, तो ये शुक्र जो है लग्जरी चीजों के लिए शुभ रहता है, लेकिन वैसे बहुत कष्टकारी होती है, क्योंकि 3rd हाउस का भी स्वामी है। ऐसे जातकों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और शुक्र की राशि एक अष्टम भाव में पड़ जाती है। आप सबको पता है कि अष्टम भाव एक बाधाओं का, परेशानियों का भाव है। फिर शुभ ग्रह कौन कौन सी है? चंद्रमा और मंगल। आप अगर किसी का भी मीन लग्न है, वो चाहता है कि मुझे धन मिले, मेरी शोहरत हो, मुझे भूमि मिले, मेरा भाग्य उदय हो, तो ऐसे जातक को मंगल को बलिष्ठ करें। कभी कभी क्या होता, मंगल 6, 8, 12 चला जाता है, यदि 6th हाउस में चला गया आपको धन भी देगा, भाग्य उदय भी देगा, लेकिन छोटी मोटी चोट लगवाने का भी कार्य पूर्ण होता रहेगा, क्योंकि मंगल 6th हाउस में छोटे मोटे चोट लगवाते रहते हैं। ऐसा जातक जितना हनुमान जी की पूजा करेगा इतना ही उसे फल जीवन में अवश्य मिलेगा। अब आते हैं हम मारक ग्रह में। बुध, शुक्र, क्योंकि शुक्र अष्टमेश है और शनि एकादश है, यदि एक साथ बैठ जाते हैं तो हेल्थ के लिए ये शुभ नहीं होता। अच्छा, मंगल और बृहस्पति, मंगल व चंद्र ये राजयोग कारक बन जाते हैं, क्योंकि मंगल भाग्येश है और चंद्रमा पंचमेश है। पंचमेश की 9th हाउस की और लग्न की दशा में से अच्छी जाती है। फिर इस पर लिखा मंगल मारक नहीं करता। मंगल मारक का कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए भाग्येश भी है, इस मारे ये मंगल जो है ये मारक का कार्य नहीं करता। अब मैं आपको एक कुंडली कोई सी भी मीन लग्न की बना देता हूँ, उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके याद करने के क्या तरीके होते हैं। ज्योतिष को धीरे धीरे याद करो, उसके फंडे लगाओ। जितनी कुंडलियां याद रखोगे, चाहे अपने बच्चों की, महापुरुषों की, जिनके आप पूरी जीवन जानते हैं, फिर जब आप नियम सीख जाओगे आप उनसे पूछना कि क्या इस समय ऐसी घटना हुई थी, क्या किसी का गुरु वक्री है, क्या ऐसा
जातक डिसीजन लेने में परेशानी होती है। तो जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अवश्य ही एक ज्योतिष का गुण ज्ञान अपने आप प्राप्त होगा, ऐसा श्री केन्द्रनाथ जी का कहना है और ऐसा हकीकत भी है। अब देखिए हम बनाते हैं 12 नंबर की कुंडली। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न। ज्योतिष अगर आप सीखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको आध घंटा डेली देना चालू कर दिया। किताबों से अभी थोड़ा अलग रहो, क्योंकि किताब से सीखेंगे तो आदमी पेज पर अटता जाता है, उसे पता कुछ नहीं लगता। हम मीन लग्न का नंबर है 12, हमने 12 भर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी हम कोई ग्रह नहीं बैठा रहे हैं, हम केवल ग्रहों की राशि बना रहे हैं। देखिए ये रहा मीन लग्न, ये रहा मीन लग्न। अशुभ ग्रह शनि, शुक्र, बुध व सूर्य। देखिए शुक्र की 2 राशि होती हैं, 2 और 7, वो इन स्थान में पड़ गई। मैंने पहले बताया था ये स्थान अशुभ होते हैं। तो शुक्र की दोनों राशि पड़ने के कारण ये लग्जरी चीज़ों के लिए शुभ हो सकता है, लेकिन जातक को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और परेशानियों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हमने लिखा हुआ है शुभ ग्रहों में चंद्रमा मंगल। चंद्रमा क्योंकि पंचमेश है, मंगल और भाग्येश है। हमेशा ध्यान रखना लग्नेश की, पंचमेश की, नववेश की हमेशा दशा अच्छी जाती हैं, तो इसलिए शुभ ग्रह चंद्र और मंगल आ गया। फिर हमने लिखा बुध, शुक्र, अष्टमेश, शनि, एकादश। कौन कौन से हैं ये मारक। बुध क्योंकि सप्तमेश है, इस पे भी वैसे भी जो 4 लग्न होते हैं 3 6 9 12 में, इनमें केंद्रापति दोष लग जाता है। केंद्रापति दोष का ये होता है कि दोनों राशि ही केंद्र में हो जाती है, जातक खुद आराम में हो जाता है और ग्रह भी आराम में आ जाती हैं। तो बुध की क्योंकि दोनों राशि यहाँ आ गई हैं 3 और 6, तो ये मार्केश बनाएगी, खुद आदमी लेजी बन जाएगा और ग्रह अधिक फल देने में असमर्थ हो जाएगी। मार्केश को यूँ कहते हैं क्योंकि ये सप्त लग्नेश का हमेशा सप्तमेश मारक होता है। अच्छा अब आइए हम राजयोग। राज में कहते हैं मंगल। मंगल खुद एक राजयोग कारक है, यदि क्योंकि मंगल आपका धन भाव का भी स्वामी है, आपका भाग्येश भी है। मंगल और बृहस्पति क्योंकि लग्नेश यदि मंगल एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक को कि जब उसकी महादशा आएगी, दूसरे की अंतरदशा होगी, तो धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा मिलती है। मैं पहले बता चुका हूं और अब फिर बताता हूं कि राज धन योग में केवल धन प्राप्त होता है, राजयोग में धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा, जिसे इज्जत भी कहते हैं, हर चीज प्राप्त होती है। अच्छा फिर हमने लिखा टिप्पणी कि मंगल मारक नहीं है। मंगल मारक क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हमेशा उसको अप की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि मंगल एक 9th हाउस का स्वामी हो गया और एक धन भाव का स्वामी हो गया। लेकिन यदि किसी कारणवश मंगल 6th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसे जातक को छोटी मोटी चोट लगने का भय अवश्य बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं अभी आपको जहाना नहीं चाहता, कोई भी ग्रह अपना कारक तत्व कभी नहीं भूलता, क्योंकि हमने पहले ही शुरू में इनके याद किए हैं कि मंगल कैसा है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है, अग्नि तत्व है। तो अगर यहाँ 6th हाउस में आ गया तो लग्न में आएगी दृष्टि, तो ऐसा जातक क्रोधी होगा, अंडर पैशन नहीं रहेगा। वैसे भी 6th हाउस में स्थित मंगल, मैं मीन लगने के लिए केवल बोल रहा हूँ, शत्रु का दमन करता है, राजा के समान रहता है, मान, पैसा, प्रतिष्ठा रहती है। दूसरी बात क्या है कि 4th दृष्टि से 1 2 3 4 अपने घर को देखता है। नियम में कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं वो हमेशा हर कुंडली में लगते हैं, जैसे यो भाव स्वामी दुष्टो युतो तस्य दस्ती। यदि किसी का घर का स्वामी उसके घर में बैठ जाए या अपनी दृष्टि दे दे तो उस भाव की हमेशा वृद्धि होती है। 24 ये आज हमारी कुल मिला के ये 24वीं क्लास है। 80 क्लास के द्वारा करने वाले परमपिता परमेश्वर हमें इसके नियम सीख जाएंगे, फिर हम सब एक साथ इकट्ठा होकर इसको, इन्हीं नियमों को हर कुंडली में लगाएंगे। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो जरूर आप मेरे मैसेज भेजा करें, क्योंकि जिन जिन के मैसेज आते हैं उन्हें मैं एक रजिस्टर में मेंटेन करवाता रहता हूं। और आपको एक बात और बता दूं, संडे को 9 बजे रात्रि मैं लाइव आऊँगा। यदि कोई ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है, आपके कोई इश्यू हो
या आपकी कोई प्रॉब्लम है एस्ट्रोलॉजी संबंधी, आप जरूर मुझे व्हाट्सएप में मेरे उसमें मैसेज करें। फिर मिलेंगे इसी ज्ञानवर्धक, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।